अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ बाय ज़हीर अहमद। खौफनाक नंबर शिंकारा पार्ट 1। वो सब गंजे थे। उन सब की दाढ़ी मूंछें भी बिल्कुल साफ थीं। उन्होंने अपने जिस्मों पर स्याह रंग के अनसिले कपड़े बांध रखे थे। वो सैकड़ों की तादाद में थे, मगर वो दो दो चार चार की टोलियों में ज़मीन पर धोनी रमाए बैठे थे। उन सब के सामने आग के अलाव रोशन थे। जंगल में मौजूद इस मैदानी इलाके में इस वक्त रात की तारीकी छाई हुई थी, जहां आग के रोशन अलावों से सुर्ख और जर्द रोशनी फैल रही थी। आग की रोशनी में उनके स्याह चेहरे दमक रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और आहिस्ता आहिस्ता होंठ हिलाते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। आग के गिर्द धोने रमाए बैठे उन स्याह फार्म कबालियों का ताल्लुक अफ्रीका के घने जंगलों में मौजूद एक जंगली कबीले सामीगान से था। इस मैदान में जमा होने वाले तमाम कबायली जवान थे। इनमें कोई बूढ़ा बच्चा या औरत मौजूद ना थी। वहां इस वक्त इस कदर गहरी खामोशी और पुरस्कार सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वो जिंदा मुजस्मे हों। उनमें आवाज़ और हरकत नाम की कोई चीज़ दिखाई ना दे रही थी। तारीक और इस कदर पुरस्कार माहौल में सिर्फ आग में जलने वाली लकड़ियों के चिटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो इस माहौल को और ज़्यादा पुरस्कार और हौलनाक बना रही थी। इन कबायलियों के हाथों में एक जैसे बड़े फलों वाले खंजर थे, जो बेहद चमकदार थे। उन्होंने खंजरों के दस्ते अपने घुटनों पर टिका रखे थे। उनके खंजरों की नोकें ऊपर उठी हुई थीं। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जहाँ एक जगह चांद का चमकता हुआ गोला यूं छुपा हुआ था, जैसे वो इन स्याफाम कबालियों वहां छाई हुई गहरी खामोशी और पुरस्कार सन्नाटे के खौफनाक माहौल से सहमा हुआ सा हो। अचानक जंगल एक उल्लू की तेज मकरू और करीहनाक चीख से गूंज उठा। उल्लू की खौफनाक चीख सुनकर स्याफाम गंजे चौंक पड़े और उन्होंने यकदम आंखें खोल दी। उनके चेहरों पर यकलख्त सरासीमगी फैल गई थी। उल्लू की आवाज़ एक बार फिर वहां बुलंद हुई तो वो जल्दी से अपनी जगहों पर उठकर खड़े हो गए। उसी लम्हे वहां जलते हुए आग के अलाव खुद ब खुद बुझ गई और वहां गहरी तारीकी छा गई। उसी वक्त वहां एक जोरदार कड़ाका हुआ। जमीन पर रोशनी का चमकता हुआ एक हाला नमूदार हुआ, जो तेजी से ऊपर उठता चला गया। रोशनी के हाल में अचानक एक इंसानी साया सा नमूदार हुआ और फिर इस साए में इंसानी नकूश वाजे होने लगे। गंजे स्वरों वाले कबालियों की नजरें रोशनी के हाल में नमूदार होने वाले साए पर जमी हुई थीं। इस साए को देखकर उनके तारीक चेहरे और ज्यादा तारीक पड़ गए। हाले से निकलने वाली तेज रोशनी से पूरा इलाका यूं रोशन हो गया था, जैसे वहां अचानक दिन निकल आया हो। हाले में नमूदार होने वाले साए के नकूश तेजी से वाजे होते जा रहे थे और फिर चंद ही लम्हे में वहां एक निहायत हसीन और जमील औरत नमूदार हो गई। इस औरत के जिस्म में जैसे बिजलियां सी भरी हुई थीं। इसके जिस्म पर सफेद चमकदार लिबास था, जिसमें से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। इस औरत का रोशनी से भरा हुआ चमकदार चेहरा बेहद जाज़बे नजर था। इसकी आंखें हिरनियों की आंखों की तरह बड़ी बड़ी थीं, मगर इस कदर सुर्ख थी जैसे इनमें खून भरा हो। इस औरत के बाल सुनहरी थे। यूं लगता था जैसे सोने के तार हों, जो उसके पैरों की एड़ियों को छू रहे थे। उसके जिस्म पर खूबसूरत और कीमती जेवरात सजे हुए थे, जो सोने चांदी के थे, और उनमें बाकायदा चमकदार और मुख्तलिफ रंगों के हीरे जड़े हुए थे। और उसके सर पर एक छोटा सा खूबसूरत ताज भी मौजूद था। यूं लगता था जैसे कदीम ज़माने की कोई मलका शाही महलों से निकलकर वहां आ गई हो। उस औरत के एक हाथ में बिल्कुल वैसा ही खंजर था जैसा उन स्याफाम गंजे कबालियों ने पकड़ रखे थे। औरत के दूसरे हाथ में लंबे दस्ते वाला नेज़ा था, जिसकी अन्नी तेज रोशनी में यूं चमक रही थी जैसे हीरे की मनी हो। इस औरत को नमूदार होते देखकर स्याफाम गंजे कबाली उसके सामने रुकू के बल झुकते चले गए। उन सब के चेहरों पर मौत के मुहीब साए लहरा रहे थे और उनके जिस्म यूं कांपना शुरू हो गए थे जैसे उन सबको बैक वक्त जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो और तुम मुझे बुलाने का जाप क्यों कर रहे थे? अचानक इस औरत ने जख्मी नागिन की तरह फुंकारते हुए कहा, मुकद्दस पुजारन, हमें मुआफ़ कर दो, हमें मुआफ़ कर दो मुकद्दस पुजारन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक लंबे तिरंगे और भारी चेहरे वाले स्याफाम गंजे कबाली ने आगे बढ़कर और उस औरत के सामने झुककर बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए कहा, भूल? कैसी भूल? क्या हुआ है? किस बात की मुआफ़ी मांग रहे हो मुझसे? चमकते हुए चेहरे वाली औरत ने हैरत से कहा। उसके लहजे में वही खौफनाक फुंकार थी, मुकद्दस पुजारन, हम मजबूर हो गए थे। उन्होंने हमारे कबीले पर अचानक आतिशी हथियारों से निहायत खौफनाक हमला कर दिया था। उनका हमने हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उनके पास जदीद दुनिया के आग उगलने वाले खौफनाक हथियार थे, जिसकी वजह से ना हम उनका मुकाबला कर पाए और ना ही किसी तरह हम उनका रास्ता रोक सके। स्याफाम कबाइली ने बुरी तरह से लरजते हुए कहा, क्या बक रहे हो आशूता? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? मुकद्दस पुजारन ने गुस्सीले लहजे में कहा। स्याफाम गंजा जल्दी से उठा और मुकद्दस पुजारन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुकद्दस पुजारन,
वो जदीद दुनिया के बासी थे। वो मुकद्दस गार से स्याह मूर्ति लेने आए थे और स्याफामगंज कबायली आशोता ने हकलाते हुए कहा। उसने जैसे ही मुकद्दस गार की स्याह मूर्ति का नाम लिया, मुकद्दस पुजारन को एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। फिर यकदम उसकी आंखों के साथ साथ उसका चेहरा भी जैसे गैज़ो गजब से सुर्ख हो गया। शिंकारा की स्याह मूर्ति लेने आए थे? कौन थे वो लोग, और शिंकारा की मूर्ति कहाँ है? मुकद्दस पुजारन ने गैज़ो गजब से बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसका खौफनाक लहजा सुनकर वहां मौजूद तमाम स्याफाम कबायली सर से लेकर पैरों तक कांप उठे। हमें माफ़ कर दो मुकद्दस पुजारन, इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है। हमने शिंकारा की स्याह मूर्ति को मुकद्दस गार में बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। वो लोग अचानक ही उड़ने वाले परिंदों जैसी बड़ी बड़ी मशीनों में बैठ कर आए और उन्होंने ऊपर से ही हम पर धमाका करने वाले गोले बरसाने शुरू कर दिए। धमाकों से हमारे कबालियों के परखच्चे उड़ गए। फिर वो उड़ने वाली मशीनें लेकर नीचे आ गए और उन्होंने हर तरफ आतिशी असले से हम पर इंतहाई खौफनाक हमला कर दिया। हमारे पास नेज़े और खंजर थे जिससे हम किसी भी तरह उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उन्होंने आतिशी असले से हमारे बेशुमार कबायली मार दिए और फिर वो मुकद्दस गार में घुस गए। मुकद्दस गार में उन्होंने शिंकारा की मूर्ति के मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया और फिर वो शिंकारा की मूर्ति लेकर दोबारा हम पर आग बरसाते हुए उन्हीं परिंदों जैसे उड़ने वाली मशीनों में बैठकर वापस चले गए। आशोता लर्जा बनांदम अंदाज में जल्दी जल्दी कहता चला गया। उसकी तफसील सुनकर मुकद्दस पुजारन के जिस्म पर भी लर्जा तारी हो गया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और दहशत के साए लहराने लगे। शिंकारा की स्याह मूर्ति को वो मुकद्दस गार से ले गए? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? वो शिंकारा की स्याह मूर्ति को अपने नापाक हाथों से कैसे और कहाँ उठा कर ले गए? मुकद्दस पुजारन ने खौफ से लरजते हुए लहजे में कहा। हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते मुकद्दस पुजारन। वो कौन थे और शिंकारा की मूर्ति को कहाँ ले गए हैं? आशोता ने उसी तरह लरजते हुए कहा। ये बुरा हुआ, बहुत बुरा। शिंकारा की स्याह मूर्ति अजनबी हाथ मुकद्दस गार से और इन जंगलों से निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए। मुकद्दस पुजारन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं मुकद्दस पुजारन, वो शिंकारा की मूर्ति को जंगलों से बाहर नहीं ले जा सकते। उन्होंने शिंकारा की मूर्ति को मुकद्दस गार से निकालने के लिए खून की भींट भी नहीं दी। अगर वह शिंकारा की मूर्ति को इसी तरह जंगलों से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो शिंकारा की स्याह मूर्ति उन सबको जलाकर राख कर देगी। आशोता ने जल्दी से कहा। इसके बावजूद वो मूर्ति को जंगलों से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, मुकद्दस पुजारन ने करख्तगी से कहा। ऐसा नहीं होगा मुकद्दस पुजारन, ऐसा कभी नहीं होगा। शिंकारा की मुकद्दस मूर्ति इन जंगलों से बाहर नहीं जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो हम सब गारी तारा कर लेंगे। मुकद्दस शिंकारा की कसम, हम सब गारी तारा कर लेंगे। आशोता ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। गारी तारा? हाँ, अब तुम सबको गारी तारा ही करना होगा। तुम शालाक की शिंकारा की स्याह मूर्ति की हिफाजत नहीं कर सके। तुम्हारी मौजूदगी में अजनबी इंसान इस जंगल में आए और तुम लोगों को मारकर मुकद्दस गार में घुस गए। उन्होंने शिंकारा की स्याह मूर्ति को खून की भींट भी नहीं दी और इसे उठा कर ले गए। इस बात की खबर शालाक को यकीनन हो गई होगी। वो कहर व गजब का पैकर बनकर तुम सब पर टूट पड़ेगा और तुम सब पर इस कदर हौलनाक कहर तोड़ेगा कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। इससे पहले कि शालाक यहाँ आए और वह तुम पर कहर व गजब बनकर टूट पड़े, तुम अपनी मौत को आसान बना लो और गारी तारा कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई और इसी में तुम्हारी निजात है। मुकद्दस पुजारन ने इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। तुम कुछ करो मुकद्दस पुजारन, तुम्हारे पास शालाक की महा ताकतें हैं। उन ताकतों से काम लेकर उन सबको हलाक कर दो और उनसे शिंकारा की मूर्ति वापस ले आओ। हमें शालाक के कहर और गारी तारा से बचा लो। हम तुमसे रहम की भीख मांगते हैं। हम पर रहम करो, हम पर रहम करो मुकद्दस पुजारन। आशोता ने खौफ और दहशत से बुरी तरह से लरजते हुए कहा। नहीं, अब यह नामुमकिन है। मेरी तीसरी आंख देख रही है कि वो लोग शिंकारा की स्याह मूर्ति को जंगलों की हदूद से लेकर बहुत दूर चले गए हैं। मेरी ताकतें इन जंगलों तक महदूद हैं। जंगलों से बाहर जाकर मैं शिंकारा की स्याह मूर्ति को अब वापस नहीं ला सकती, बल्कि अब मुकद्दस से शिंकारा की मूर्ति की वापसी नामुमकिन हो चुकी है, कतई नामुमकिन। मुकद्दस पुजारन ने सरसराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ आशोता बल्कि वहां मौजूद तमाम स्याफाम गंजे कबाइलियों के जिस्मों पर थरथरी दौड़ गई। खौफ और दहशत से उनके स्याह चेहरे और ज्यादा स्याह हो गए। मुकद्दस मूर्ति जंगलों से बाहर चली गई। हमारी मुकद्दस शिंकारा को वो लोग जंगलों से ले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, आशोता ने कपकपाते हुए कहा और वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी जा रही थीं, जैसे अभी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुकद्दस शालाक की मुकद्दस पुजारन शाताना तुमसे झूठ बोल रही है। बोलो, जवाब दो। उसकी बात सुनकर मुकद्दस पुजारन ने इंतहाई खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। नहीं,
हम मुकद्दस शिंकारा की मुकद्दस या मूर्ति की हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि मुकद्दस शालाग यहाँ आए और हम सब उसके होलनाक कहर का शिकार हों, हम सामीगान कबीले के जंगली खुद को गारी तारा की सजा दे रहे हैं। अशोता ने अचानक तेज आवाज में चीखते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ खंजर अपनी गर्दन पर रख लिया। फिर उसने अचानक चीख कर गारी तारा कहा और खंजर अपनी गर्दन पर फेर लिया। उसने गर्दन पर खंजर इस कदर जोर और तेजी से चलाया था कि उसकी शाहरग एक ही झटके से कट गई। खून फवारे की तरह उबला और वो कटे हुए शैतीर की तरह उलट कर गिर पड़ा और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके हलक से खुरखुराहट की तेज आवाज निकल रही थी। उसे गारी तारा का नारा लगाते और अपनी गर्दन पर इस तरह खंजर चलाते देखकर दूसरे कबाइलियों ने भी गारी तारा के नारे लगाते हुए अपनी गर्दनों पर खंजर चला दिए और जमीन पर गिरकर माहिए बेआब की मानिंद तड़पने लगे। उनकी गर्दनों से निकलने वाले खून से मैदान की जमीन तेजी से सुरख होती जा रही थी। ये मंजर इस कदर रूफरसा और हौलनाक था जिसे देखकर अच्छा भला होशमंद इंसान भी यकीनन खौफ और दहशत से कांप उठता। अच्छा किया जो इन्होंने खुद को गारी तारा की सजा दे दी। अगर ये ऐसा न करते तो मुकद्दस शालाग इन पर, इनके बच्चों, बूढ़ों और इनकी औरतों पर इस कदर हौलनाक कहर तोड़ता जिनसे इनकी नस्लें भी कांप उठती। मुकद्दस पुजारन के हलक से गुराहट भरी सफाकाना आवाज निकली। उसी लम्हे जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुकद्दस पुजारन ने चौंक कर और पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बूढ़ा कबायली आता दिखाई दिया। उसका भी सर गंजा था, अलबत्ता उसकी दाढ़ी मूंछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और बर्फ के मानंद सफेद थे। उसने भी अपने कबीले का मखसूस स्या लिबास पहन रखा था। बूढ़ा होने के बावजूद वो जवान मर्दों की सी चाल चल रहा था। हाथों में उसने कबालियों वाला मखसूस खंजर थाम रखा था। वो मुकद्दस पुजारन के करीब आ गया और फिर उसकी नजरें मैदान में अपने कबीले के अफराद की लाशों पर पड़ी तो वो वहीं ठिठक कर रुक गया। गारी तारा? क्या इन्होंने गारी तारा कर लिया? बूढ़े ने खौफ से थर थर कांपते हुए लहजे में कहा। हाँ सरदार जकाटा, इन्होंने मुकद्दस शालाग के कहर से बचने के लिए गारी तारा कर लिया है। शिंकारा की स्या मूर्ति की हिफाजत ना करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए था। मुकद्दस पुजारन ने बड़े सख्त लहजे में कहा। बूढ़ा सरदार उसकी बात सुनकर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। अच्छा हुआ सरदार जकाटा तुम यहाँ आ गए। हमें बताओ असल मामला क्या है? गैर मुतल्लिक अफराद जंगल में कैसे दाखिल हुए? वो शिंकारा की स्या मूर्ति को क्यों और कहाँ ले गए हैं? मुकद्दस पुजारन ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बूढ़े सरदार जकाटा से मुखातिब होकर पूछा। अजीम शालाग की पुजारन शाताना, मैं उन्हीं लोगों का पता करने के लिए मुकद्दस गार में गया था। वो मुहज़्ज़ब दुनिया के बासी थे। बूढ़े पुजारी ने मुकद्दस पुजारन शाताना को वही तफसील बता दी जो आशोता उसे पहले ही बता चुका था। ये तफसील कबीले का नायब सरदार आशोता हमें बता चुका है। तुम बताओ उन लोगों का ताल्लुक किस कौम और मजहब से था? वो शिंकारा की स्या मूर्ति को क्यों और कहाँ ले गए हैं? क्या वो शिंकारा की अहमियत से वाकिफ थे? मुकद्दस पुजारन ने सर झटक कर गुस्सीले लहजे में पूछा। मेरे इल्म के मुताबिक उनका ताल्लुक मरहटा कौम के पेशवाओं से है। यहाँ से बहुत दूर जदीद और मुहज़्ज़ब दुनिया का एक एशियाई मुल्क काफरिस्तान है। काफरिस्तान के शुमाल मगरिब में संबाला नामी एक जंगल है, बहुत बड़ा और घना जंगल। उस जंगल में बड़े पेशवाओं का एक बड़ा पेशवा बरसों से शैतान की पूजा कर रहा है। उस पेशवा का असल नाम तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन तवील रियाजत और शैतान की पूजा की वजह से उसने सिफली अलूम में बेपना महारत हासिल कर रखी है, इसलिए उसे उर्फ़े आम में जाशाल कहा जाता है। जाशाल शैतान के सबसे बड़े पुजारी को कहते हैं, जिसे ख़ास तौर पर शैतान की आशीर्वाद हासिल होती है। मौजूदा जाशाल इंतहाई जालिम, बेरहम और बर्बरियत पसंद इंसान है। वह सिफली अलूम और शैतान कारियों में शैतान से भी कई हाथ आ गया है। उसने संबाला जंगल में अपनी एक अलग शैतानी दुनिया आबाद कर रखी है, जहाँ खुलेआम ना सिर्फ शैतानी खेल खेले जाते हैं बल्कि शैतान को खुश करने के लिए बेगुनाह और मासूम इंसानों पर इंतहाई सोज अंगेज मुजालिम बिठाए जाते हैं और शैतानी बुत को इंसानों की भीड़ भी दी जाती है। जाशाल अपनी सिफली ताकतें बढ़ाने और शैतानी दुनिया में एक आला मुकाम हासिल करना चाहता है। उसने शैतान के बड़े नुमाइंदों को अपने बस में करके उनसे यह राज जान लिया था कि दुनिया में शैतानी ज़ुर्रियत की एक इतनी बड़ी ताकत मौजूद है जो अगर उसके बस में आ जाए तो वह शैतान के दरबार में आला मुकाम हासिल कर ले। उस शैतानी ताकत का नाम शिंकारा है। शैतान के नुमाइंदों ने जाशाल को शिंकारा, उसकी माहियत और उसकी मावराई ताकतों के बारे में बता दिया था। जाशाल को शैतान के नुमाइंदों ने यह भी बता दिया था कि शिंकारा की मूर्ति कहाँ है और किसकी हिफाजत में मौजूद है। जाशाल को जब शिंकारा की अहमियत और उसकी मावराई ताकतों का पता चला तो उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह हर हाल में शिंकारा की स्या मूर्ति को हासिल करेगा। चुनांचे उसने खसूसी तौर पर चंद खास लोगों को तैयार किया। फिर काफरिस्तानी हुकूमत से अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके उसने उन आदमियों को अफ्रीका भेजने और एक अफ्रीकी मुल्क संगारा से उनको हमारे जंगलों में पहुंचाने के इंतजामात कराए और उन्हें मुकद्दस मूर्ति हासिल करने के लिए रवाना कर दिया।
जंगलों और हमारे कबीलों की रहनुमाई संगारा वालों ने की और वो लोग यहाँ खौफनाक तबाही फैलाकर हमारे सैकड़ों कबालियों को मारकर मुकद्दस गार से शिंकारा की स्या मूर्ति ले जाने में कामयाब हो गए। बूढ़ा सरदार जकाटा कहता चला गया। तो क्या शिंकारा की स्या मूर्ति जाशाल तक पहुंच गई है? मुकद्दस पुजारा ने परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, मूर्ति अभी तक जाशाल तक नहीं पहुंची। सरदार जकाटा ने कहा तो मुकद्दस पुजारन शाताना चौंक पड़ी। तो फिर इस वक्त मूर्ति कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। जो अफराद शिंकारा की स्या मूर्ति ले गए हैं वो इस वक्त उड़ने वाली एक बहुत बड़ी और लंबी मशीन में सवार हैं। मूर्ति उनके पास है, लेकिन सरदार जकाटा कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मुकद्दस पुजारन शाताना ने जल्दी से पूछा। मुकद्दस पुजारन, मेरे इल्म के मुताबिक वह शिंकारा की स्या मूर्ति को लेकर जाशाल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने चूंकि शिंकारा की मूर्ति को गार से निकालने के लिए खून की भींट नहीं दी थी, इसलिए शिंकारा की मूर्ति उनके पास ज्यादा देर नहीं रहेगी। वो उन सबको जिंदा जला देगी। इसके अलावा मैं हर तरफ तबाही और बर्बादी और मौत के साए फैलते देख रहा हूँ। आग और खून में डूबी हुई सुर्खी हर तरफ छा रही है। जंगल जलकर राख हो रहे हैं, पहाड़ फटकर बिखर रहे हैं, आसमान पर स्याह चादर फैल रही है और हर तरफ इंसानी लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। सरदार जकाटा ने इस अंदाज में कहना शुरू किया जैसे वो नींद के आलम में बड़बड़ा रहा हो। हाँ, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर तरफ मौत रक्स करने लगेगी, हर तरफ आग, हर जगह खून और स्याह धुआं फैलने लगेगा। शिंकारा को मुकद्दस गार से खून की भींट दिए बगैर निकाला गया है। शिंकारा की स्या मूर्ति बदरू बन जाएगी और फिर हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला देगी। आग और खून का गुसल करने के लिए वो सैकड़ों इंसानों को हलाक कर देगी। उसे तबाही और बर्बादी फैलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुजारन ने उसी अंदाज में कहा। मुकद्दस पुजारन, तुम शैतान के बड़े नुमाइंदे शालाक की सबसे बड़ी पुजारन हो। तुम्हारे पास भी बेपनाह सिफली ताकतें हैं। क्या तुम या शालाक किसी तरह शिंकारा को जिंदा होने से नहीं रोक सकते? अभी शिंकारा एक स्या मूर्ति के रूप में है। अगर उसे किसी तरह इसी हालत में वापस मुकद्दस गार में पहुंचा दिया जाए तो। सरदार जकाटा ने पुरुमीद निगाहों से मुकद्दस पुजारन शाताना की जानिब देखते हुए कहा। नहीं, अब ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। शिंकारा हमारी हदूद से बहुत दूर जा चुकी है। उसे अब जिंदा होने और तबाही और बर्बादी फैलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शिंकारा की मूर्ति की वापसी अब नामुमकिन हो चुकी है, कतई नामुमकिन। वो अब यहाँ आएगी तो बदरू बनकर आएगी और यहाँ भी तबाही फैला देगी। मुकद्दस पुजारन शाताना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा और सरदार जकाटा ने मायूसी से सर झुका लिया। जब मुकद्दस पुजारन शाताना और शैतानों का बड़ा नुमाइंदा शालाग शिंकारा की मूर्ति की वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर भला वह एक आमसा और कमजोर पुजारी क्या कर सकता था? शिंकारा की मूर्ति के मुकद्दस गार से बाहर आते ही खून पानी की तरह बहना शुरू हो गया था। उसके कबीले वालों ने अपने नाकर्दा गुनाहों की पादाश में खुद ही गारी तारा करके अपना सारा खून बहा दिया था। अब शिंकारा जब उद्रू बनेगी तो ना जाने कब तक खून की भींट लेती रहेगी। उसकी प्यास बुझाने के लिए ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों को अपने जिस्म का खून बहाना पड़ेगा। इस ख्याल से सरदार जकाटा की रूह तक कांप उठी थी, लेकिन वो मजबूर था, बेबस था और कमजोर था। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शिंकारा मुकद्दस गार से कमान से निकले हुए तीर की तरह निकल चुकी थी, जिसकी वापसी नामुमकिन हो चुकी थी, कतई नामुमकिन। सुलेमान, ओ सुलेमान! इमरान ने हलक फाड़कर सुलेमान को आवाज दी। उसी लम्हे सुलेमान दरवाजे पर यूं नमदार हुआ जैसे वो अलादीन का जिन हो। इधर चिराग रगड़ा और उधर जिन हाजिर। जी साहब, हुक्म। सुलेमान ने हस्बे मामूल बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और इमरान यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे सुलेमान के सर पर सींग निकल आए हों। क्या क्या कहा तुमने? इमरान ने उसकी जानिब आंखें फाड़कर देखते हुए कहा। वह भी कुछ देर कबल ही बेदार हुआ था। नहा धोकर और लिबास बदलकर उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुलेमान को नाश्ते के लिए ऊंची आवाज में पुकारा था, लेकिन वो सुलेमान ही क्या जो उसके इस तरह गला फाड़कर चिल्लाने से फौरन आ जाता। बावर्ची खाने से ही वो इमरान को जली कटी सुनाता और फिर वो जब तक इमरान को देर से उठने, देर से नाश्ता करने पर 2-4 उल्टे सीधे लेक्चर ना दे लेता और फिर उसकी मर्जी होती तो वो उसके लिए नाश्ता ले आता, वरना इमरान यूं ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रह जाता। ये उन दोनों का मामूल बन चुका था। इमरान जब तक सुलेमान से नोक झोंक ना कर लेता और उसे 2-4 बार गर्म चाय ना करा लेता, उसे नाश्ता करने का लुत्फ ही ना आता था। लेकिन आज सुलेमान उसकी पहली आवाज़ पर ही उसके सामने आ गया था और उसने जी साहब हुक्म जिस कदर मौदबाना और फरमा बरदारी से कहा था, इमरान हकीकतन उछल पड़ने पर मजबूर हो गया था। मैंने कहा नहीं, आपसे पूछा है साहब, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बचा ला सकता हूँ। सुलेमान ने पहले से ज़्यादा मौदबाना लहजे में कहा। अब तो इमरान बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरने पर मजबूर हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि यकीनन सुलेमान इस वक्त किसी शरारत की मूड में है, वरना सुलेमान और इस अंदाज में उसे पेश आए ये कैसे मुमकिन था। या आज सुबह सुबह सूरज किधर से निकला है? इमरान ने हैरत से पूछा।
सूरज उधर से निकला है जिधर से रोज निकलता है। क्यों, आप इस कदर हैरान क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है जो आप इस तरह मेरी जानिब देख रहे हैं? सुलेमान ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। अनोखी? अरे, आज तो तुम खुद दुनिया के अनोखे इंसान बल्कि अनोखी मखलूक नजर आ रहे हो। तुम्हारा ये इनकसाराना अंदाज मुझे किसी बड़े खतरे का पेश खैमा दिखाई दे रहा है। इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं साहब, कोई खतरे वाली बात नहीं है। मैं वाकई संजीदा हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं अब आपकी दिल से और निहायत संजीदगी से खिदमत करूँ। मेरे जैसा छोटा मोटा बावर्ची आप जैसे अजीम और बावकार इंसान से यूं हंसी मजाक करता रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सुलेमान ने निहायत संजीदगी से कहा। छोटा मोटा बावर्ची? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो ऑल वर्ल्ड कुक्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर हो। तुम्हारा ओहदा तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी एक कॉल पर दुनिया के तमाम बावर्ची हड़ताल कर दें तो हम साहबों का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना नाश्ता मिलेगा, ना हुरैरा मुकव्वी, ना मगज बादाम और ना चाय। इमरान ने कहा। मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है साहब। अब मैं किसी कुक्स ऑर्गेनाइजेशन का सदर नहीं हूँ। सुलेमान ने जवाब दिया और इमरान वाकई हैरत ज़दा रह गया। सुलेमान आज जितना संजीदा दिखाई दे रहा था इससे पहले कभी ना था, और ज़रूर कोई ख़ास बात थी जो वो इस कदर संजीदा नजर आ रहा था। बात क्या है? आज इस कदर संजीदा क्यों हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए संजीदा अंदाज में पूछा। कुछ नहीं साहब, आपके लिए नाश्ता लाऊं? सुलेमान ने इस अंदाज में कहा जैसे वह बमुश्किल अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रहा हो। इमरान ने वाज़ेह तौर पर उसकी आंखों में नमी तैरते देखी थी। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे देने छोड़ दिए या भैंसों ने दूध की जगह चाय देना शुरू कर दिया? इमरान ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। साहब, मैं आज खुदकुशी करने जा रहा हूँ। सुलेमान ने कहा और इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। खुदकुशी? क्यों? क्या क्या मतलब? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। खुदकुशी का मतलब खुदकुशी होता है साहब। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मगर क्यों? क्या तुम्हारी कभी ना होने वाली नक्कटी बीवी किसी बंदर के साथ भाग गई है, या तुम्हारी लंगड़ी महबूबा किसी और के साथ फिल्म देखने चली गई है? बात क्या है? तुम खुदकुशी करने क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? इमरान की जुबान अपनी रवानी में आ गई थी। ना ही मेरी कोई बीवी है और ना महबूबा, और मैं इतना छिछोरा नहीं हूँ जो लड़कियों के लिए मुफ्त में अपनी जान गंवाता फिरूं। सुलेमान ने और ज्यादा मुंह फुलाते हुए कहा। तो भाई तुम्हारी खुदकुशी से किसका भला होगा? कम अज कम ये तो बता दो। इमरान ने जिद होकर कहा। किसी का भला हो या ना हो, मैं तो बस खुदकुशी करने जा रहा हूँ। आप रोकेंगे भी तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सुलेमान ने कहा। इस नेक काम से मैं भला तुम्हें क्यों रोकूंगा? इमरान ने बड़बड़ा कर कहा। जी क्या कहा आपने? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं। तुमने अगर खुदकुशी करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर हराम मौत क्यों मारे हो? अंदर से पिस्टल ले आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें गोलियां मार देता हूँ। कम अज कम शहीद बावर्चियों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम तो आ ही जाएगा। रहने दें, पिस्टल की गोलियां इतनी महंगी आती हैं। क्यों आप मुझ गरीब पर इतनी कीमती गोलियां ज़ाया करना चाहते हैं? मैं बाहर जाकर किसी ट्रक के नीचे आ जाता हूँ या किसी ऊंची जगह से छलांग लगा देता हूँ, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। सुलेमान शायद ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस पैदा कर रहा था। वो असल बात इमरान को बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, जाओ कर दो खुदकुशी। मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? तुम्हारे मरने के बाद अंदर अलमारी के निचले खाने में कपड़ों के नीचे मैंने वो जो 2 लाख रुपए रखे हुए हैं वो किसी यतीम खाने को दे दूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए कम अज़ कम दुआए मगफिरत तो कर सकें। इमरान ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। 2 लाख अलमारी में कपड़ों के नीचे थे, 1 लाख आपके पुराने कोट की खुफिया जेब में, 2.5 लाख सोफे के नीचे चिपके हुए थे और 50,000 आप शायद कालीन के नीचे रखकर भूल गए थे। मैं अपनी दुआए मगफिरत के लिए वो सब पहले ही यतीम खाने में जमा कराया हूँ। अगर आप अपनी तरफ से 10-20 रुपए किसी फ़कीर को देना चाहें तो ये आपकी अनायत होगी। सुलेमान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया और इमरान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। 6 लाख तुम अपनी दुआए मगफिरत के लिए यतीम खाने में जमा कराए हो? ओह मेरे खुदा, आप दुआए मगफिरत भी तुम रिश्वत देकर कराना चाहते हो? इमरान ने आंखें फैलाते हुए कहा। 6 लाख नहीं, 8 लाख। मैं उन 2 लाख के बारे में आपको बताना भूल गया था जो आपके ब्रीफ केस में थे। सुलेमान ने कहा और इमरान धम से कुर्सी पर गिर गया। 8 लाख भी हासिल कर लिए, इसके बावजूद तुम खुदकुशी करने जा रहे हो? अरे यह सुनकर तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी नज़रें तो औकाब से भी ज़्यादा तेज़ हैं। मैं न जाने किस किस तरह सुपर फ्याज को बेवकूफ़ बनाकर उससे रुपए ईंटता रहता हूँ। एक एक पैसा जमा करके अपनी शादी के लिए रुपए इकट्ठा कर रहा था और तुमने एक ही झटके में 8 लाख यतीम खाने में जमा करा दिए, वो भी अपने दुआए मगफिरत के लिए। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। करा दिए तो बस करा दिए। अब आप बताएं, आपको नाश्ता ला दूं या मैं आपको बगैर नाश्ता कराए ही खुदकुशी करने चला जाऊं? सुलेमान ने पूछा। जाओ, आप ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले ये बता दो कि तुमने 8 लाख किस यतीम खाने में जमा करवाए हैं? तुम्हारे बाद मुझे भी खुदकुशी करनी है। मरने से पहले उस यतीम खाने में अपनी दुआए मगफिरत का भी हिस्सा डलवा लूँ।
वरना अपनी मगफिरत के लिए इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। वो सुलेमान का यतीम खाना है और उस यतीम खाने में सिर्फ एक ही यतीम है जिसका नाम सुलेमान है। वो अपने लिए दुआए मगफिरत कर सकता है, आपके लिए नहीं, इसलिए आप वहाँ जाने का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा भाई, कम अज़ कम मरने का कोई आसान सा तरीका ही बता दो जिसमें ज़्यादा तकलीफ ना होती हो और जान भी आसानी से निकल जाए। इमरान ने मिसमसी सी सूरत बनाकर कहा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। खुदकुशी करने के लिए बाजार से जहर की पुड़िया लाया था, उसे मैंने चखा था, वो बेहद कड़वा है, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया। ऐसा करता हूँ, उस पुड़िया का सारा जहर आपको चाय की प्याली में मिला कर दे देता हूँ। चाय में ज़्यादा चीनी मिला दूंगा ताकि आपको जहर की कड़वाहट का एहसास ना हो, सुलेमान ने खुश होते हुए कहा, जैसे मैं इमरान को कोई नेक मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है, ले आओ चाय, 2-4 घूंट भर कर चख ज़रूर लेना, ताकि उसमें जहर कम हो तो और डाला जा सके। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सुलेमान मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ गया। सुलेमान हंसी मजाक में असल बात टाल गया था। इमरान ने उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में नमी वाज़े तौर पर देख ली थी। न जाने क्या बात थी जिसे सुलेमान छुपाने की कोशिश कर रहा था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो उठा और कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ता चला गया। बावर्ची खाने में सुलेमान ट्रॉली पर उसके नाश्ते का सामान सजा रहा था। वो कंधे पर रखे हुए रुमाल से बार बार अपनी आंखें साफ कर रहा था। इमरान को आता देखकर उसने जल्दी से आंखें साफ की और ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। आपको मरने की ज़्यादा ही जल्दी है, जो जहरीली चाय पीने के लिए यहाँ आ गए हैं, उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। सुलेमान, इमरान ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। जी साहब, सुलेमान ने बौखलाकर उसे नजरें चुराते हुए कहा। इधर देखो मेरी तरफ। इमरान ने इस बार बड़ी संजीदगी और तल्ख लहजे में कहा। क्यों साहब, मैं क्यों देखूं? सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा। सुलेमान, इमरान ने इस बार कदरे गुसीले लहजे में कहा तो सुलेमान बुरी तरह से सहम गया। दूसरे ही लम्हे वो इमरान के पैरों में गिर गया और उसने इमरान के पैर पकड़कर इमरान को हैरान कर दिया। साहब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया था साहब, मैं मजबूर था, लेकिन गलती गलती होती है। आप बेशक मुझे जान से मार दें, मेरे सर पर जूते मारे, मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दें, लेकिन खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दें, मेरी गलती मुआफ़ कर दें। सुलेमान ने अचानक बुरी तरह से रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसकी हरकत इस कदर गैर मुतवक्का थी कि इमरान वाकई बौखला कर रह गया था। वो फटी फटी आंखों से सुलेमान की जानिब देख रहा था, जैसे वो सुलेमान को समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो हकीकतन संजीदा है या अदाकारी कर रहा है। उठो, मैं कहता हूँ, मेरे पैर छोड़ो और उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा। और सुलेमान जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वह सिसकियां ले लेकर रो रहा था। बताओ क्या बात है? इमरान ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। सुलेमान के बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने पर उसे वाकई शदीद गुस्सा आ रहा था। साहब, मैंने आपके साथ गद्दारी की है साहब, मुझे माफ़ कर दें। मैं सुलेमान ने सिसकियां लेते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। गद्दारी? क्या मतलब? इमरान हलक के बल घुराया। साहब, रात को मैंने आपको दूध दिया था, उसमें मैंने ख्वाब आवर दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। और फिर सुलेमान ने रुक रुक कर कहा। इमरान पहले तो कुछ ना समझ सका, मगर दूसरे लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके सर पर बम फटा हो। क्या तुमने मुझे ख्वाब आवर दवा दी थी? क्यों? उसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर सुलेमान को देखते हुए कहा। मुझे ऐसा करने के लिए मिस सांची ने कहा था, सुलेमान ने सर झुकाकर कहा। मिस सांची? कौन मिस सांची? इमरान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मैं उसे नहीं जानता साहब, वो कल शाम को मेरे पास आई थी। वो इस कदर हसीन और जमील थी कि मैं उसे देखते का देखता रह गया। वो मुझसे मिलकर यूं बेतकल्लुफ़ हो गई थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझे मर जाने की हद तक पसंद करती है। उसकी वारफ्तगी और उसकी दीवानगी देखकर मैं दंग रह गया, और फिर जब उसने खुद ही मुझसे शादी करने की पेशकश की तो मैं बमुश्किल बेहोश होते होते बचा। इस कदर हसीन और जमील लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी और वो मेरे लिए दीवानी हो रही थी। मैं तो सचमुच हैरान और परेशान हो गया था। उसकी दिल लुभाने वाली बातें और उसका वालिहानापन देखकर मेरा जहन वाकई माऊफ हो गया था। वो मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रही थी, और उधर आपके आने का वक्त हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस लड़की के हुस्न के जाल और उसके दिल लुभाने वाली बातों में इस कदर खो गया कि मुझे वाकई आपकी आमद का पता ही ना चला। एक तो आप रात को देर से आए थे, दूसरे थके हुए थे, इसलिए आपने मेरी हालत पर तवज्जो ना दी। आप रात को दूध में हल्की सी पत्ती डालकर पीकर सोते हैं। मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए दूध गर्म किया तो उस लड़की ने गिलास में एक पुड़िया उलट दी और कहा कि ये ख्वाब आवर दवा है, ये मैं आपको पिला दूं। आप सारी रात गहरी नींद सोते रहेंगे और फिर वो और मैं सारी रात जागकर प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। उस वक्त मैं वाकई उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था और जहनी तौर पर इस बुरी तरह उलझ गया था कि मैंने ये भी ना सोचा कि वो लड़की आपकी दुश्मन भी हो सकती है और ख्वाब आवर दवा की बजाय वो दूध में जहर भी मिला सकती थी। मैंने दूध आपके कमरे में रख दिया। फिर काफ़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी और फाश गलती सरजद हो गई है।
मैं घबराकर आपके कमरे में आया तो आप गहरी नींद सो रहे थे। दूध का गिलास खाली था जिसे आप पी चुके थे। मैंने घबराकर आपको चेक किया मगर खतरे वाली कोई बात नहीं थी। आपको लड़की ने वाकई ख्वाब आवर ही दवा दी थी, इसलिए मैं कदरे मुतमईन हो गया। मगर फिर ना जाने क्यों अचानक मुझे लड़की का वजूद पुरस्कार लगने लगा। उसका इस तरह अचानक फ्लैट में आना, मुझसे वारफ्तगी का इजहार करना, आपके दूध में ख्वाब आवर दवा मिला देना, मुझे अनजाने से खतरे का एहसास होने लगा। इससे पहले कि मैं वापस आपके पास जाकर उससे कुछ पूछता, उसी वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर जोरदार धमाका हुआ हो। मेरी आंखों के सामने सूरज रोशन हो गया, जो सिर्फ एक लम्हे के लिए रोशन हुआ था, और फिर मेरे जहन में तारीकी ही तारीकी छा गई। वो लड़की मिस सांची शायद खामोशी से और दबे कदमों मेरे पीछे आई थी और उसने मेरे सर पर कोई चीज़ दे मारी। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं आपके कमरे के फर्श पर पड़ा था। आप बदस्तूर सो रहे थे। मैं बौखलाकर उठा। सबसे पहले आपको चेक किया मगर आप नॉर्मल थे। मेरा सर किसी फोड़े की तरह से दुख रहा था। बहरहाल मैं जल्दी से बाहर गया और लड़की को तलाश करने लगा, मगर लड़की गायब थी। बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर मेरे होश हवास गुम हो गई। मैं समझ गया कि वो लड़की कोई धोखाबाज थी और वह फ्लैट में किसी खास मकसद के लिए आई थी। घर की हर चीज़ अपनी जगह पर थी मगर सुलेमान कहते कहते रुक गया। मगर क्या? इमरान ने उसका उड़ा हुआ रंग देखकर वसीले लहजे में कहा, साहब स्पेशल सेफ। सुलेमान ने इतना ही कहा था कि इमरान बुरी तरह से उछल पड़ा। वह भड़क कर पलटा और निहायत तेज़ी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां उसका स्पेशल सेफ था। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र स्पेशल सेफ पर पड़ी तो वो यूं रुक गया जैसे ज़मीन ने उसके पैर जकड़ लियों। हैरत और परेशानी से उसका रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। सेफ खुला हुआ था और बिल्कुल खाली था। उसमें कागज़ का एक पुर्जा भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे लम्हे उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। वो तेज़ी से पलटा और उसने आगे बढ़कर कमरे में आते हुए सुलेमान का गिरेबान पकड़ लिया। कौन थी वो? उसने सुलेमान की तरफ देखते हुए गुर्राक कर कहा, सांची। उसने अपना नाम यही बताया था। सुलेमान ने खौफ से कांपते हुए जवाब दिया। उसका हुलिया क्या था, जल्दी बताओ। इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। सुलेमान जल्दी जल्दी लड़की का हुलिया बताने लगा। खौफ और घबराहट से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके जिस्म में वाज़े तौर पर थरथरी दौड़ रही थी। दिल तो चाहता है तुम्हें अभी और इसी वक्त गोली मार दूं। तुम जैसा इंसान इस कदर गैर जिम्मेदार और अहमक होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। जानते हो उस सेफ में क्या था? इमरान हलक के बल घुराया। गलती हो गई साहब, मैं। सुलेमान हकलाया। गलती? तुम इसे गलती कहते हो? ये गलती नहीं, गद्दारी है, सरासर गद्दारी। तुमने ये गद्दारी मेरे साथ ही नहीं पूरे पाक एशिया के अवाम से भी की है। उस सेफ में मैंने मुल्क की दिफाई राजों की 2 इंतहाई अहम फाइलें रखी थीं। इसके अलावा एक ऐसी फाइल थी जिसमें तमाम फॉरेन एजेंटों की तफसील मौजूद थी। उन फाइलों का दुश्मनों के हाथ जाने का मतलब जानते हो? इमरान ने गुस्से से गरजते हुए कहा। सेफ में फाइलों की अहमियत का सुनकर सुलेमान का जैसे दिल धड़कना भूल गया। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था। सुलेमान, ये तुमने क्या कर दिया? इमरान ने गुस्से से चीखते हुए कहा और सुलेमान को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। गुस्से और नफरत से इमरान का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। सुलेमान ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह से रोने लगा, लेकिन इमरान ने उसकी तरफ पलट कर भी न देखा और निहायत उजलत में कमरे और फिर फ्लैट से निकलता चला गया। इस वक्त उसका जहन जैसे आंधी और तूफान की जद में आया हुआ था। सुलेमान का आशिकाना मजाज उसके लिए खौफनाक अजाब बन गया था, जिसके नताइज न जाने किस कदर भयानक और खौफनाक निकलने वाले थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक निहायत हसीन और जमील लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े मौदबाना अंदाज में सामने एक बड़ी मेज़ के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स को सलाम किया। उसके हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग था। फूलवती, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। काम का क्या हुआ? अधेड़ उम्र शख्स ने बड़े बारोब लहजे में कहा। कामयाबी बॉस, 100% कामयाबी। फूलवती, जिस काम के लिए जाए और वह पूरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? खूबसूरत लड़की ने शौकी से कहा और मेज़ के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में पकड़ा हुआ हैंडबैग उसने मेज़ पर रख दिया। बहुत खूब, इसका मतलब है टॉप सीक्रेट फॉरेन एजेंट्स की फाइल तुम हासिल करने में कामयाब हो गई हो। बॉस ने खुश होते हुए कहा। यस बॉस, न सिर्फ मैंने टॉप सीक्रेट्स फॉरेन एजेंट्स की फ़ाइल हासिल कर ली है, बल्कि मैं ऐसी 2 फाइलें मिलाई हूँ जिसमें पाक एशिया के बेहद अहम और खसूसी दिफाई राज हैं। उनमें एक फ़ाइल FX30 और दूसरी 0016 है। फूलवती ने मुसरत भरे लहजे में कहा। FX30 और 0116? ये तो वाकई पाक एशिया की दिफाई राजों की बड़ी अहम फाइलें हैं। बहुत खूब फूलवती, तुम वाकई ग्रेट हो। तुम्हारा इंतखाब सुपर फॉरेन सीक्रेट एजेंट्स में गलत नहीं किया गया था। तुम्हें वाकई वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक सुपर फॉरेन एजेंट में होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट फॉरेन एजेंट्स की फ़ाइल हासिल करना हमारे लिए एक अरसा से मसला बना हुआ था। तुमने 2-3 दिन में ही काम करके ना सिर्फ सीक्रेट फॉरेन एजेंट्स की फ़ाइल हासिल कर लिया, बल्कि इसके साथ पाक एशिया की अहम दिफाई राज वाली फ़ाइलें भी ले आईं। वाकई तुम्हारी कारकर्दगी और तुम्हारे फ़ाल होने की ये बेहतरीन मिसाल है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
बॉस ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो लड़की का चेहरा खुशी और मुसर्रत से सरशार हो गया। थैंक यू बॉस, आपकी तारीफ मेरे लिए किसी बहुत बड़े एजाज़ का दर्जा रखती है। फूलवती ने खुश होते हुए कहा अच्छा लाओ वो फाइलें मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें जल्द से जल्द काफिरिस्तान भिजवा दूँ। उनका ज़्यादा देर तक हमारे पास रहना खतरनाक हो सकता है, बॉस ने कहा तो फूलवती ने सर हिलाते हुए हैंडबैग को खोलकर उसमें से एक छोटी सी डिबिया निकालकर बॉस की तरफ बढ़ा दी। मैंने ये फाइलों को एहतियात के पेश नज़र माइक्रोफिल्मों में महफूज कर लिया है और उन फाइलों को जलाकर ज़ाया कर दिया है। इसमें तीनों फाइलों की फिल्म मौजूद है, फूलवती ने कहा। गुड, तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं फूलवती, तुम मेरी तवक्को से बढ़कर ज़हीन और होशियार हो। तुम्हारी इस बेमिसाल कामयाबी पर मैं हुकूमत से सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें कोई बड़ा इनाम या एजाज़ दे, बॉस ने उसे डिबिया लेते हुए कहा। बॉस की बात सुनकर फूलवती की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी। एजाज़ मिलने का मतलब था कि वो काफिरिस्तान की एक निहायत अहम शख्सियत बन जाती। अच्छा ये बताओ तुम इन फाइलों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी और तुमने इन्हें कहाँ से और कैसे हासिल किया? बॉस ने माइक्रोफिल्म मेज़ की दराज में रखकर इसे ताला लगाते हुए फूलवती से मुखातिब होकर पूछा। इन फाइलों का हसूल मेरे लिए बहुत ही आसान साबित हुआ है बॉस, इस कदर आसान कि आप सोच भी नहीं सकते, फूलवती ने इठलाते हुए कहा। अच्छा वो कैसे? बॉस ने मुस्कुराते हुए पूछा। बॉस इससे पहले कि मैं आपको तफसील बताऊं, आपको ये बता दूं कि ये तीनों फाइलें मैंने दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट इमरान के फ्लैट से हासिल की हैं, फूलवती ने इंकशाफ करने वाले लहजे में कहा। और उसके इस इंकशाफ पर बॉस हकीकतन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है अली इमरान के फ्लैट से? उस अली इमरान के फ्लैट से जो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं? बॉस ने हैरत की शिद्दत से आंखें फैलाते हुए कहा। यस बॉस, मैं उसी अली इमरान की बात कर रही हूँ। आप यकीन करें मैं उसी अली इमरान के फ्लैट में मौजूद एक स्पेशल सेफ से ये फाइलें निकाल कर लाई हूँ, फूलवती ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। बॉस हैरत से फूलवती की जानिब देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे फूलवती की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? तुम शेर की किचार में घुसकर जिंदा सलामत वापस भी आ गई। ताज्जुब अंगेज, इंतहाई ताज्जुब अंगेज। इस कदर अहम और ख़ास फाइल इमरान जैसे इंसान के पास मौजूद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान का इस मुल्क में कोई बहुत बड़ा और अहम ओहदा है। टॉप सीक्रेट एजेंट्स की फ़ाइल तो वजारत ख़ारजा के तहत होनी चाहिए थी और दूसरी दो फाइलें वजारत दिफा के तहत। दो अलग अलग महकमों की इस कदर अहम फाइलें अली इमरान के फ्लैट से मिलना मेरे लिए वाकई इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है, बॉस ने हैरत और कदरे परेशानी में डूबे हुए लहजे में कहा। इसी बात से तो मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन वाकई ये सच है कि तीनों फाइलें मुझे अली इमरान के फ्लैट से मिली हैं। आपने जब मुझे कॉल किया और सुपर टॉप सीक्रेट फॉरेन एजेंट्स की फ़ाइल हासिल करने का मिशन मुझे सौंपा तो मेरा जहन भी वजारत ख़ारजा की तरफ गया था। इस किस्म की मखसूस फ़ाइलें वजारत ख़ारजा के स्ट्रॉन्ग रूम में ही होती हैं। मैं चूँकि तवील अरसे से यहाँ रह रही हूँ और फॉरेन एजेंट के तौर पर अपने मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के मिनिस्टरों, सेक्रेटरियों और बड़े बड़े ऑफिसर्स तक ख़ास रसाई हासिल है। सुपर टॉप सीक्रेट एजेंट्स जिसका कोड नाम TF है, मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़ाइल और उसकी कॉपियाँ 4 जगहों पर होनी चाहिए थी। एक प्रेसिडेंट हाउस, दूसरी वजारत दाखिला के स्ट्रॉन्ग रूम में, तीसरी फॉरेन मिनिस्टर के पास और चौथी फाइल सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 के पास होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट के सीक्रेट लॉकर से फ़ाइल का हसूल तकरीबन नामुमकिन था, इसलिए मैंने वजारत ख़ारजा के स्ट्रॉन्ग रूम या फिर X2 के हेडक्वार्टर पर काम करने का मंसूबा तैयार कर लिया। ये दो ऐसी जगहें थी जहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक अली इमरान का आना जाना ज़रूरत से कुछ ज़्यादा था। उसके मुतल्लिक मशहूर है कि वो सीक्रेट सर्विस के लिए फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। सीक्रेट सर्विस के चीफ तक जिस कदर उसकी रसाई है उस कदर किसी की भी नहीं है। दूसरे वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सर सुल्तान के पास भी उसका बहुत आना जाना था, इसलिए मैंने अली इमरान के ज़रिए उन दोनों में से किसी एक जगह से फ़ाइल उड़ाने का प्लान बनाया। इस मकसद के लिए मैं अली इमरान को साइंसी आलात या फिर अपनी पुरस्कार ताकतों से अपने बस में कर लेती और उसे साथ लेकर या तो सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में घुस जाती या फिर सर सुल्तान यानी वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी के स्ट्रॉन्ग रूम में। आप तो जानते हैं कि मैं एक अरसे तक काफिरिस्तान के महाराज जाशाल के साथ संभाला जंगल में उनकी कनीज़ बनकर काम कर रही हूँ। जाशाल की कनीज़ बनकर मैंने उनसे बेपनाह मावराई अलूम सीख लिए थे। इन अलूम से किसी भी इंसान के जहन को आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ, इसलिए मैं इमरान को अपने कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। इस मकसद के लिए मैं इमरान के फ्लैट में चली गई जहाँ उसका एक अहम बावर्ची सुलेमान रहता था। मैंने फौरी तौर पर उसके जहन पर कब्जा कर लिया और उसे अपने हुस्न और अय्यारी के जाल में इस बुरी तरह से फंसा लिया कि वो बेचारा पर भी न मार सका। फिर जब इमरान वापस आया तो मैंने सुलेमान के ज़रिए उसके दूध में ख्वाबावर दवा मिला दी। इमरान एक तो रात को देर से आया था, दूसरे वो बेहद थका मांदा था, इसलिए शायद उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। दूसरे मैंने एहतियात के पेश नज़र अपने गिरद मावराई ताकत का एक हाला भी बना लिया जिससे इमरान को मेरी मौजूदगी के बारे में किसी तरह भी इल्म नहीं हो सकता था। बहरहाल ख्वाबावर दवा पीकर जब इमरान गहरी नींद सो गया तो मैंने स्टोर से लकड़ी का एक डंडा उठाया
और उसे सुलेमान के सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। मैं इमरान पर सायराना ताकतें आजमाना चाहती थी कि अचानक मुझे फ्लैट के एक कमरे में स्पेशल सेफ दिखाई दे गया। सेफ हालांकि दीवार के अंदर और निहायत खुफिया रखा गया था, लेकिन आप तो मेरी पुरस्कार सलाहियतों के बारे में जानते हैं, फिर वो मेरी नज़रों से कैसे छुपा रह सकता था। और इस किस्म के सेफ खोलना भी मेरे लिए कोई मुश्किल ना था। स्पेशल सेफ को देखकर मैं चौंक पड़ी और मैंने अपनी ज़हनी उलझन मिटाने के लिए किस कदर सीक्रेट और स्पेशल सेफ का यहाँ क्या काम हो सकता है खोल लिया। तो मुझे उसमें 3 फाइलें पड़ी मिल गईं। उनमें मेरी मतलूबा मखसूस TF फाइल भी मौजूद थी और दूसरी फाइलें भी किसी तरह अहमियत के लिहाज से कम ना थी। मैंने इन फाइलों को लिया और फ्लैट से निकल आई। मुझे मेरी मतलूबा फाइल मिल चुकी थी, इसलिए मैंने इमरान पर कोई अमल नहीं किया, वरना उस वक्त मैं उसकी गर्दन भी काट सकती थी। फूलवती बॉस को तफसील बताती चली गई। हाँ, वाकई से तुम्हारी किस्मत की आवरी का ही नाम दिया जा सकता है जो तुम्हें हमारी मतलूबा फाइल वहाँ से मिल गई। लेकिन फूलवती, तुम्हें ज़िंदगी का एक बेहतरीन मौका मिला था। तुम अगर इमरान को हलाक कर देती या उसको अपने पुरस्कार और सायराना ताकतों से अपने बस में कर लेती या थ्रोपी का अमल कर लेती, तो इस वक्त इमरान जैसा आदमी हमारे ताबे होता। उस जैसे इंसान से हम अपने मुल्क के मुफाद और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े बड़े काम ले सकते थे। तुम नहीं जानती इमरान जैसा इंसान हमारे लिए क्या हैसियत रखता है। उस जैसा एक इंसान भी हमारे मुल्क में पैदा हो जाए तो हम पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमा सकते हैं। बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। तो यह कौन सी बड़ी बात है बॉस, जब मैं उसके फ्लैट से उसकी मौजूदगी में इतनी अहम फाइलें उड़ाकर ला सकती हूँ, तो फिर दोबारा उसके फ्लैट में जाना, उसको अपना ताबे करना मेरे लिए क्या मुश्किल हो सकता है। फूलवती ने बड़े लापरवाहाना लहजे में कहा। तुम इमरान के बारे में इतना नहीं जानती फूलवती, जितना कि उसके बारे में मैं जानता हूँ। पहली बार वो नादानिस्तगी में तुम्हारे बस में आ गया था, और वो भी उस बावर्ची की वजह से जिसे तुमने अपने हुस्न और अपनी मावराई ताकतों के जाल में फंसा लिया था। इमरान सुलेमान पर हद से ज़्यादा एतमाद करता है। तुमने उसके ज़रिए उसके दूध के गिलास में ख्वाब आवर दवा मिलाई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अगर तुमने कोई और रास्ता इख्तियार किया होता तो अब तक तुम्हारी लाश किसी चौराहे पर पड़ी होती, बॉस ने उसे समझाते हुए कहा। यस बॉस, मगर फूलवती ने जल्दी से कुछ कहना चाहा। तुम्हें समझाना मकसूद था। हमारा मिशन पूरा हो गया। हमें हमारी मतलूबा फाइल मिल गई है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं करना। तुमने बहरहाल ये फाइल हासिल किया, इसके लिए तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और वादे के मुताबिक तुम्हें हुकूमत से बड़ा इनाम ज़रूर दिलवाऊंगा। अब तुम उन फाइलों और अली इमरान को भूल जाओ, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, फूलवती ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम जा सकती हो। कोई और मिशन हुआ तो उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा, बॉस ने अपने मखसूस लहजे में कहा, और फूलवती सर हिलाते हुए उठकर खड़ी हो गई। इमरान गुस्से से भरा हुआ तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था कि यकदम रुक गया। सुलेमान के साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब हो गया। सबूत तो मैं फ्लैट में ही छोड़े जा रहा हूँ, उसने सर झटक कर कहा और दोबारा फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फ्लैट में सुलेमान उसी तरह रो रहा था। इमरान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और सीधा उस कमरे में आ गया जहां स्पेशल सेफ मौजूद था। उसने सेफ में हाथ डालकर उसके चंद खुफिया बटन दबाए तो सेफ का एक निचला खाना खुल गया और कैमरे नुमा एक छोटी सी मशीन उभर कर बाहर आ गई। इस पर छोटे छोटे कई बटन लगे हुए थे और एक सब्ज रंग का बल्ब स्पार्क कर रहा था, जो इस बात का काशन दे रहा था कि वो ऑन है और सेफ खोलने वाले का फोटोग्राफ मौजूद है। इमरान ने कैमरे नुमा मशीन के यके बाद दीगरे 3 बटन दबाए तो उसमें से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी और फिर चंद लम्हों बाद मशीन के एक हिस्से से एक फ़ोटोग्राफ बाहर आने लगा। जैसे ही फ़ोटो बाहर निकला, इमरान ने उसे पकड़ लिया। वो एक एशियाई लड़की थी। उसका रंग बेहद साफ़ व शफाफ था। उसके चेहरे में बेपनाह और अजीब सी कशिश थी। उसने जीन्स और बुश कोट पहना हुआ था और उसके खूबसूरत स्याह बाल उसके शानों तक निहायत नफासत से तिरछे हुए दिखाई दे रहे थे। कानों में हल्के सब्ज रंग के टॉप्स थे जो गुलाब की शक्लों के बने हुए थे। उसकी आंखें हिरनियों जैसी बड़ी बड़ी नीलगू थीं। तो ये है मिस सांची, जो सुलेमान के जरिए मुझे बेहोश करके फाइलें ले गई है, इमरान ने हुंकारा भरते हुए कहा। सुलेमान, उसने ज़ोर से सुलेमान को आवाज़ दी। दूसरे लम्हे सुलेमान सर झुकाए अंदर आ गया। जी साहब, उसने सर झुकाए हुए बड़े धीमे और गुलूगीर लहजे में कहा। यही थी तुम्हारी मिस सांची, जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे मुल्क अदम रवाना करने का बंदोबस्त कर लिया था। इमरान ने फोटोग्राफ उसकी आंखों के सामने करते हुए कहा। जी साहब, यही थी, मगर इसके बालों का रंग और आंखें। सुलेमान ने तस्वीर देखकर कदरे गुस्सीले और नफरत भरे लहजे में कहा। वो मेकअप में थी। स्पेशल कैमरे ने इसकी असल तस्वीर उतारी है। अब तुम ये रोना धोना छोड़ो और इस सेफ को बंद करो। जो होना था वो हो गया। तुम्हारे इस तरह लड़कियों के अंदाज में रोने से ना मिस सांची वापस आएगी और ना फाइलें। इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। जी साहब, सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा। क्या जी साहब लगा रखी है? इधर देखो मेरी तरफ, वरना मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा, इमरान ने गुस्से से कहा। सुलेमान ने रोते हुए सर उठाया और फिर जैसे उसकी नज़रें इमरान की आंखों से मिली, इमरान चौंक पड़ा। ओह, 1 मिनट, पलकें मत झपकाना, इसी तरह मेरी तरफ देखते रहो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। सुलेमान की आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए।
मगर उसने इमरान की हदायत के मुताबिक आंखें झपकाना मौकूफ़ कर दिया। इमरान चंद लम्हे गौर से उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर समझ जाने वाले अंदाज में सारे हिलाने लगा। बस ठीक है, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखना बंद कर दो, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इमरान ने ज़हन पर पड़ा हुआ बोझ खुश दिली से उतारते हुए कहा। इमरान की बात सुनकर सुलेमान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया साहब? उसने इमरान की जाने पूरी उम्मीद नज़रों से देखते हुए कहा। अगर कहूँ नहीं तो क्या तुम मुझे मारना शुरू कर दोगे? इमरान ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। मार तो नहीं सकता, अलबत्ता आपका चाय पानी बंद कर सकता हूँ। आखिर ऑल वर्ल्ड कुक्स ऑर्गेनाइजेशन का सदन हूँ, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा तो नहीं हूँ। सुलेमान ने इमरान को मूड में आते देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इमरान भी हंस पड़ा। हाँ, वाकई तुम्हारी ये धौंस चल सकती है। बहरहाल आप संजीदा हो जाओ और मुझे तफसील बताओ। वो लड़की फ्लैट में कैसे आई थी और उसने तुमसे क्या कहा था? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। मैं बावर्ची खाने में अपने लिए चाय बना रहा था कि अचानक कॉल बेल बजी। मैं समझा शायद आपसे मिलने के लिए कोई आया होगा। बहरहाल मैंने दरवाज़ा खुला तो बाहर एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसने आंखों पर से चश्मा लगा रखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इमरान हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इमरान नहीं, उनका बावर्ची सुलेमान हूँ। तो उसने खुश होते हुए कहा कि वो मुझसे ही मिलने के लिए आई है, उसका नाम सांची है। ये कहकर उसने आंखों से चश्मा उतार दिया। जैसे ही मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं, मुझे हल्का सा झटका लगा और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं मेरी आंखों के ज़रिए मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल और दिमाग में उतरती जा रही हो। मेरी आंखें खुली हुई थी और मेरा जहन भी काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था कि मुझे उसके सिवा ना कुछ समझ आ रहा था और ना दिखाई दे रहा था। वो मेरी तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रही थी। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान समझ रहा था। एक हसीन तरीन और जवान लड़की मेरी तारीफ़ कर रही थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं खुश ना होता तो क्या करता? वो मुझसे आपके बारे में पता नहीं क्या क्या पूछती रही। फिर जब आप आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नींद से बेदार हो गया हूँ। आप एक तो देर से आए थे और खासे थके मांदे दिखाई दे रहे थे। फिर भी उस लड़की की मौजूदगी से मैं परेशान हो रहा था कि मैं आपको उसके मुतल्लिक क्या बताऊँगा। आपने उस वक्त मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। मैंने बावर्ची खाने में आकर आपके लिए दूध गर्म किया और उसे गिलास में उंडेला तो उसने एक पुड़िया डाल दी। उस वक्त मैं चौंका था। मेरे जहन में शदीद हलचल हुई थी, मगर उसने एक बार फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से मुझसे कहा कि उसने दूध में ख्वाब आवर दवा मिला दिया ताकि आप गहरी नींद सो जाएं। हम रात भर बैठकर प्यार मोहब्बत और मुस्तकबिल की बातें करेंगे। यकीन करें साहब, उस वक्त मेरे दिमाग में जलजला हुआ था। दिमाग कह रहा था कि मैं ख्वाब आवर दवा मिला दूध आपको ना पिलाऊं, मगर दिल चीख चीख कर मिस सांची की बात मान लेने के लिए जोर दे रहा था। फिर मैं दूध आपके कमरे में छोड़ गया। जब मैं दोबारा मिस सांची के पास बावर्ची खाने में गया तो उस वक्त मेरे जैसे तमाम एहसासात जाग उठे और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इससे पहले कि मिस सांची मुझसे कुछ कहती मैं भागम भाग आपके कमरे में पहुंचा, लेकिन इतनी देर में आप दूध पी चुके थे। उस वक्त तो मेरे पसीने छूट गए जब मैंने आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाया जुलाया और आपको आवाज़ें दी, मगर आपने आंखें न खोलीं। फिर मैंने आपके दिल की हरकत, नब्ज़ और आपका सांस चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि आपको वाकई ख्वाब आवर दवा दी गई है। जूद असर दवा ने फौरी तौर पर असर करके आपको नींद की वादियों में धकेल दिया था। मुझे मिस सांची की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाकर उससे बात करता, मेरे सर पर अचानक क़यामत टूट पड़ी। सुलेमान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, जब तुम जैसे लोग इस तरह की बेबाक जवान लड़कियों की जुल्फ के असीर होने की कोशिश करते हैं तो उनके सरों पर इसी तरह क़यामत टूटा करती है। शुक्र करो उसने तुम्हारे सर पर कुछ मार कर तुम्हें बेहोश ही किया था, वरना वो मुझे दूध में जहर और तुम्हारे सर में गोली भी मार सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें सख्ती से कह रखा था कि मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट में किसी को ना आने दिया करो। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा और सुलेमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इमरान ने उसे हदायत दी और फिर लड़की का फ़ोटो जेब में डालकर फ्लैट से निकल आया। अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर वो नहायत तेज़ी से दानिश मंजिल पहुंच गया। पोर्च में कार खड़ी करके वो जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो उसे देखकर एहतराम से उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है इमरान साहब, बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के चेहरे पर छाई हुई संजीदगी देखकर कहा। संजीदगी और मेरे चेहरे पर? अरे बाप रे, क्या कह रहे हो? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसकी इस तरह बौखलाने की अदाकारी देखकर ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। जब आप ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए थे तो आपके चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी, मगर अब? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अब क्या? इमरान ने जल्दी से पूछा। अब ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसकर जवाब दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब ठीक है, वरना मैं तो परेशान हो गया था। परेशान हो गए थे? क्यों? ब्लैक ज़ीरो ने हैरानी से कहा। यार तुमने खुद ही तो कहा था कि इमरान साहब बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। संजीदा होने का मतलब जानते हो? इमरान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। संजीदा होने का मतलब? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? काले सिफर के काले सिफरे ही रहोगे, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। अरे बेवकूफ़, संजीदा हमेशा मुअन्नस होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा संजीदा मुर्गी होती है, वो भी उस वक्त जब उसे अंडा देना होता है।
इमरान ने बाकायदा ब्लैक ज़ीरो के लम्हे इजाफा करते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो इमरान की बात सुनकर बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो? तुम्हें वाकई हंसना चाहिए, क्योंकि तुम ब्लैक ज़ीरो। अगर तुम मुर्गी होते और, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ब्लैक ज़ीरो की हंसी और तेज़ हो गई। अब इसी तरह हंसते ही रहोगे या कोई काम भी करोगे? तुम तो यूं हंस रहे हो जैसे हंसने की ही तुम हुकूमत से तनख्वाह लेते हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। काम? कैसा काम? क्या कोई केस शुरू हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से संजीदा होते हुए कहा। हाँ, बहुत सीरियस केस है। जल्द से जल्द किसी लेबर रूम में पहुंच जाओ। ऐसा ना हो केस यहीं शुरू हो जाए और मैं तो मर्द। इमरान ने कहा। पहले तो ब्लैक ज़ीरो हैरत से इमरान का मुंह तकता रहा, फिर जैसे ही बात उसकी समझ में आई वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपसे बातों में जीतना वाकई बहुत मुश्किल है। आप बात को कहाँ से कहाँ जा मिलाती हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। मैं तो सबको कहीं ना कहीं मिला ही देता हूँ, मगर कोई मुझे जूलिया से नहीं मिलाता। ना तुम परमिशन देते और ना सफदर शहबाला बनने को तैयार होता है। इमरान ने एक सरदार भरकर कहा। चलिए आज मैं आपको परमिशन भी दे देता हूँ और सफदर को भी हुक्म दे देता हूँ कि वो जल्द से जल्द शहबाला बनने की तैयारी कर ले। एक्स2 का हुक्म मानने के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी काम में लग जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इमरान भी हंस पड़ा। उसने जेब से सांची नामी लड़की का फोटोग्राफ निकालकर ब्लैक ज़ीरो को दे दिया। ये किसकी तस्वीर है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत से कहा। अपनी आंखों का इलाज कराओ, ये एक लड़की की तस्वीर है, किसी मर्द की नहीं। इमरान ने कहा। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं पूछ रहा था ये कौन है और ये तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। इसे अपने लिए पसंद कर लो और अपने डैडी से कहकर इसे निकाह कर लो, इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और ब्लैक ज़ीरो शर्मिंदा होकर रह गया। उसे अपने अहमकाना सवाल का एहसास हो गया था। शायद ये कोई मुजरिमा है। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। नहीं, ये मेरी दादी की सास है। क्या हो गया ब्लैक ज़ीरो तुम्हें? क्यों अहमकाना सवाल कर रहे हो? इमरान ने झिला कर कहा। फिर उसने ब्लैक ज़ीरो को सारी बात बता दी। ओह, मगर ये कैसे मुमकिन है? आप तो इंतहाई होशियार नींद सोने के आदी हैं। अगर आपको किसी दवा से या गैस से बेहोश कर दिया जाए तब भी आपका जहन बेदार रहता है, और आपको जहनी वर्जिशों की वजह से भी ये पता चल जाता है कि आप अपनी नींद सोए हैं या आपको मसनूई नींद सुलाया गया है। फिर आप जब सुबह जागे तो आपको एहसास क्यों नहीं हुआ कि आपको रात को ख्वाब आवर दवा दी गई थी? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। इसी बात पर मैं भी हैरान हूँ। वाकई दूध में ना मुझे किसी दवा का जायका महसूस हुआ और ना ही सुबह जागने पर मेरे जहन में कोई दबाव था। मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि मैं अपनी मामूल की नींद सोया और जागा हूँ। शायद मुझे कोई नई और ख़ास दवा दी गई थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वो दवा शायद बेबू और बेजायका थी और उसमें ऐसे असरात थे जिससे ना जहन पर कोई दबाव पड़ता था, ना ही एहसास होता है कि उसे किसी किस्म की खुमारी आ रही है। बहरहाल जो कोई भी है उसका दाव चल गया। इस वक्त 3 इंतहाई अहम फाइलें उस लड़की के पास हैं जो हर सूरत में वापस हासिल करनी है। सेफ में मौजूद ऑटोमेटिक कैमरे ने उसकी तस्वीर उतार ली थी। इसकी तमाम कॉपियाँ इमरान को दे दो और उन्हें हदायत दे दो कि वो इससे तलाश करें। इसके अलावा तमाम कोरियर सर्विसेज और गैर ममालिक जाने वाली डाक की ख़ास तौर पर पड़ताल कराओ। इन फाइलों का दुश्मन मुल्क में जाना हमें बहुत बड़े ख़तरे से दो चार कर सकता है। इमरान संजीदगी से कहता चला गया। TF फाइल का तो मुझे पता है कि वो आपके पास ही रहती है, मगर दूसरी 2 फाइलें, उनकी आपके पास मौजूदगी मेरी समझ में नहीं आई। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो मुल्की दिफाई राजों की अहम फाइलें थीं। सर सुल्तान ने ख़ास तौर पर उन्हें मुताले के लिए महकमा दिफा से मंगवा कर मुझे दी थी। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो ने अस्पात में सर हिला दिया और गौर से लड़की की तस्वीर देखने लगा। फिर अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। ग्रीन रोज़? ओ इमरान साहब, इसके कानों में ग्रीन रोज़ टॉप्स हैं। ब्लैक ज़ीरो ने चौंकते हुए कहा। ग्रीन रोज़ टॉप्स? क्या मतलब? क्या ये किसी मखसूस कंपनी का निशान है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। कंपनी का नहीं, यह सिल्वर बार का मखसूस निशान है। मैं इस निशान को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये देखिए, इन टॉप्स पर SB लिखा हुआ है। जब दानिश मंजिल में मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं कभी कभार जिस्मानी वर्जिश के लिए ज़ेर ज़मीन दुनिया में चला जाता हूँ। इससे एक तो मेरी ट्रेनिंग हो जाती है और मुझे हाथ पैर खोलने का मौका भी मिल जाता है। मैं मेकअप करके जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। ज़ेर ज़मीन के तमाम गुड्डों में आजकल ब्लैक किंग का ज़ोर शोर से डंका बज रहा है। इंतहाई तेज़ रफ्तार और खौफनाक लड़ाका जिसने बड़े बड़े शहज़ोर और ख़तरनाक गुंडों का नातका बंद कर रखा है। मैं अब तक बेशुमार नामवर और मुँहज़ोर गुंडों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें हस्पताल पहुँचा चुका हूँ। ज़ेर ज़मीन दुनिया में मेरी चूँकि काफ़ी वाकफ़ियत हो चुकी है, इसलिए मुझे सिल्वर बार के बारे में खासी मालूमात हासिल हैं। सिल्वर बार शहर का सबसे बड़ा जुआ खाना समझा जाता है। ये जुआ खाना शहर के मशहूर गुंडे मास्टर का है। मास्टर ज़ेर ज़मीन दुनिया की नाक समझा जाता है। आज तक कोई उसे शिकस्त नहीं दे सका। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े शहज़ोर गुंडों के असाब मफलूज हो जाते हैं। मैंने 1-2 बार वहाँ हंगामा राई करने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह मेरे सामने नहीं आया। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था, मगर आप तो दानिश मंजिल आने का रास्ता ही भूल गए थे। ब्लैक ज़ीरो कहता चला गया। क्या नाम बताया तुमने उस शहज़ोर गुंडे का? इमरान ने सोचते हुए कहा। नाम तो उसका कुछ और होगा, मगर सब उसे मास्टर कहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया।
क्या तुम्हें यकीन है कि ग्रीन रोज़ और उस पर लिखे हुए SP के अल्फाज सिल्वर बार की मखसूस निशानी है? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने सिल्वर बार में मर्दों के कॉलरों पर ऐसे फूल और वहाँ आने जाने वाली औरतों के कानों में इसी किस्म के टॉप्स खुद देखे हैं। ब्लैक ज़ीरो ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, अब जल्दी से अलमारी से मेकअप बॉक्स निकाल लाओ और मेरा ब्लैक मास्टर का मेकअप कर दो। आज ब्लैक किंग बनकर सिल्वर बार में जाऊंगा। ना सिर्फ आज मैं मास्टर का कांटा हमेशा के लिए निकाल दूंगा, बल्कि उस सांची को भी उस बार से खींच निकालूंगा, इमरान ने कहा। इमरान की बात सुनकर ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाया और दूसरे कमरे में चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो मेकअप बॉक्स लेकर आया और फिर उसने इमरान के चेहरे पर ब्लैक किंग का मेकअप करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इमरान ने आईने में अपना चेहरा देखा और फिर ब्लैक ज़ीरो की महारत की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने वाकई उसका चेहरा एक निहायत खतरनाक गुंडे का बना दिया था, जिसका तमाम चेहरा जख्मों से भरा हुआ था जो उसे बेहद शफाक बना रहे थे। आंखें यूं सुर्ख हो रही थी जैसे उनमें खून भरा हो। फिर ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को ब्लैक किंग का मखसूस लिबास पहनने के लिए दे दिया।